नमस्कार, मैं आज कमल साहब पूरा आगे खड़े हो रहे हैं तो एक जीसा लागे मेरा जीसा लागे लाजमी है। और आज की अगर बात करो 25 जून 2025 ये आज का सन, ये आज की वार्षिक, ये आज की डेट है और ये आज का जो बोल रहा है वो इसी इतिहास वाले दिन से भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि 25 जून 1975 को इस देश के अंदर वो सिस्टम लागू हुआ था जिसकी याद करके आज भी अगर याद करा पढ़ा तो देखा तो रोंगटे खड़े करने लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छी बात भी बताने का काम करते नेता, उसके अंदर कुछ गलत भी काम बताने का काम करते नेता। लेकिन यह है कि 1975 से 2025 तक मैंने शहर में पुल देखा। नमस्कार कमल साहब। नमस्कार जी, जेएनसी का स्वागत है, उसके दर्शकों का कमल स्वागत। साहब, जिस प्रकार से आज भाजपा पूरे देश के अंदर 25 जून को आपातकाल एक संविधान का खत्म करने वाली बात मानते हुए तो आज वो बैठक कर रहे, लोगों को जागरूक कर रहे, तो क्या है थोड़ा बताएं सिस्टम। अजय भाई ऐसा क्या था थोड़ा मोटा मोटी। अजय भाई ऐसा है कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल देश पर लगाई गई थी इंटरनल, वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक बोल्ड प्रधानमंत्री थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और 1969 में उसने जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के बैंक थे, जनता के बैंक बनाए, पूंजीपतियों को उनकी पूंजी का पेमेंट कर दिया, वो एक अच्छा स्टेप था, प्रगतिशील स्टेप था। और जो राजे रजवाड़े थे उनकी पेंशन ख़त्म की, परवी पर्स ख़त्म किया। बहुत दिनों से मांग थी कि भाई इनको जो सरकारी खजाना है उस पर ये बहुत है, इनके बहुत संपत्तियां हैं जो बटी नहीं, और ये पेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए, वो भी उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा, आज जो आपातकाल का ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर है, मैं बताऊंगा। एक पेपर के ऊपर कलम चली। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा देश की डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन इन लोगों ने जो आज ये इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था और परवी पर्स का विरोध किया था। रिट याचिकाएं डाली थी इनके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, अच्छा, परवी पर्स खत्म नहीं होना चाहिए, वो अध्याय भी है। और फिर बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जो हुई थी, वो इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ से शुरू होता है कि रायबरेली में जो सोशलिस्ट नेता थे राजनारायण, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वो पिटीशन ये लगाई थी कि भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में दुरुपयोग किया है और उसमें अनफेयर मीन्स अपनाए। एक कोई IAS अफसर था, उसको चुनाव में वो मैनेज कर रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी का, उसको लेके लगाए। और माननीय जगमोहन जो सिन्हा थे, वो जज थे, उन्होंने फैसला दिया भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनफेयर मीन्स अपनाए हैं, चुनाव में दुरुपयोग किया है अपनी पोजीशन का, तो उनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहा कि भाई आप MP नहीं है, और राजनारायण को घोषित कर। इतने हिम्मत वाले। हाँ बिल्कुल, जगमोहन हिम्मत वाला जज था और बोल्ड फैसला दिया उन्होंने। तो उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के वकील ने कहा भाई एकदम अगर इस्तीफा देंगी श्रीमती इंदिरा गांधी तो देश में अस्त व्यवस्था हो जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। तो 20 दिन का टाइम, 20 दिन के बाद वो जो है रिजाइन करती। तो उस समय कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, उसको बहुत तरीके से सुलझना चाहिए। वो आनंद फानंद में राष्ट्रपति से इमरजेंसी की, इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल 62 में लगाई थी क्योंकि कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या हमारी लड़ाई हो जाए तो वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, ठीक है। वो 62 में लगी थी, पर 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई रही, वो जारी रही, और उसके बाद 68 में, वो 69 में ख़त्म की गई। फिर ये इमरजेंसी लगाई थी जो ने 71 में 15 दिन की इमरजेंसी थी जो बांग्लादेश जो बनाया था। और फिर ये रिजाइन करने की बजाय कांग्रेस पार्टी का कोई वैकल्पिक उम्मीदवार बनाने के बजाय ये आपातकाल लगा दी और विपक्ष को जो है गिरफ्तार कर लिया। उस समय ये था कि एक ये हमारे देश में आज़ादी के बाद ये देखो डेमोक्रेसी के नाम पर वोट भी पड़ते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट और बड़े बड़े सामंतों का राज रहता है यहाँ, और उनके पक्ष में कोई भी पार्टी नीति अपनाएगी तो उसके खिलाफ असंतोष आना लाजमी। 1972-73 में जो बंगाल में भी बड़ा जो न मारकाट हुई थी, वहाँ 1250 कॉमरेडों को मार दिया था। उस समय CPM ने उसी समय कही थी कि भाई तानाशाही
तो ये गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया विपक्ष ने। विशेषकर जयप्रकाश नारायण उस समय नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे, लोकदल के नेता थे, और उसमें जनसंघ भी शामिल था। तो इसमें फिर विद्यार्थियों का आंदोलन चला। बिहार में कांग्रेस पार्टी की हार होगी उस समय चुनाव में, ये जून के महीने में रिजल्ट आया था, और इसमें गुजरात में, और बिहार में विद्यार्थियों का आंदोलन चला। और 20 तारीख को श्रीमती इंदिरा गांधी की रैली थी दिल्ली में, 22 तारीख को विपक्ष की थी, लेकिन वो होने नहीं दी रैली। कलकत्ता से आना था जयप्रकाश नारायण को, वो हवाई जहाज रद्द हो गए, कर दिए गए। और फिर जो है 25 की रखी थी, तो 25 को इमरजेंसी लगा के विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। उस समय ये जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ था उस समय जी, और जनसंघ के नेता भी गिरफ्तार कर लिए। उस समय आरएसएस के जो संघ संचालक थे बाला साहब देवरस, उन्होंने श्रीमती गांधी को लेटर लिखा कि हम इमरजेंसी का विरोध नहीं करते, हम आपके 20 सूत्री कार्यक्रम और संजय गांधी ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम चालू किया उसका समर्थन करते हैं, और हमें आप माफ़ कर दीजिए, हम इमरजेंसी के खिलाफ नहीं हैं। वो लेटर का इंदिरा गांधी ने जवाब नहीं दिया था। उसके बाद दूसरा लेटर लिखा, उसका भी कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया। फिर विनोबा भावे थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भूदान मूवमेंट के नेता थे, तो वो उनके पास गए बाला साहब देवरस की, आपकी तो श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत मानती है, हमें माफ़ करवा दीजिए, हम तो उसका समर्थन करते हैं, हम तो अंग्रेज के खिलाफ ही नहीं थे, आपके तो खिलाफ क्या होंगे, हम तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई नहीं लड़ी जब, हम तो हमेशा सरकारों के साथ रहे। इतिहास में दर्ज है। ये इतिहास में दर्ज है। तो फिर विनोबा भावे ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर आरएसएस के जितने लोग थे वो माफ़ी मांगने लगे कि भाई हम जो है इमरजेंसी का विरोध नहीं करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। वो जो पेटिका थी जेलों में, वो डबल डाल दी, एक पेटिका होती थी। तो किसी ने पूछ लिया भाई ये डबल किस लिए? बोले ये आरएसएस के लोगों की एप्लीकेशन आ रही है, उनका निपटान करना है, माफी मांगने की। कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 8 महीने रहा, कुछ लीडर 19 महीने भी रहे। तो वो बाद में पेंशन करी तो सबको पेंशन दे दी, 2 महीने रहा उसको भी दे दी, 6 महीने रहा उसको भी दे दी। तो ये तो इनका इतिहास है। और अब हम ये कहेंगे कि उससे वो आपातकाल जो था, निश्चित तौर पर प्रेस पे सेंसरशिप थी, और लेकिन प्रेस लड़ बहुत रही थी उसके खिलाफ। मतलब प्रेस के लोग, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट की प्रेस थी, वो लड़ाई लड़ रहे थे, जब जेलों में भी गए। इंडियन एक्सप्रेस है, जनसत्ता है, कुछ अखबारों में। उस टाइम के पत्रकारों ने लड़ाई छोड़ी नहीं। हाँ, लड़ाई छोटी, लिख ना पाए हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो एक दुर्भाग्य ये भी था कि अगर वो आपातकाल नहीं होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अंग्रेजों के साथ दिया, आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा नहीं लिया, और उसके बाद माफ़ी मांगी इमरजेंसी के विरोध में भी। उन लोगों का जो राज आया ने, ये 14 के बाद अघोषित आपातकाल लग गया इस देश में। अब आप देखोगे, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन भीमा कोरेगांव में जो एक जलसा किया था जिन लोगों ने, उनको कंप्यूटर पे कुछ घुसेड़ के कहा कि ये तो मोदी साहब का शासन पलटने की कोशिश कर, जेलों में डाल दी, यूएपीए लगा दिए, देशद्रोही घोषित कर दिया। कई उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, आपका जो न लेखक हैं, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई, कुछ तो मरी गए अंदर जेल। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से देश में शासन चलाया जा रहा है, मनमर्जी तरीके से नोटबंदी लागू कर दी, मनमर्जी तरीके से जीएसटी लागू कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद आप जम्मू कश्मीर को देखोगे, मतलब उस राज्य के हिस्से कर दिए, 2 बांट दिया मनमर्जी से, और उसकी स्वायत्ता खत्म कर दी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों को भी ये स्वायत्ता दी हुई थी, जो 370 और दूसरी धाराओं में। और 6 महीने 8 महीने तो इंटरनेट नहीं चला वहाँ, लोग घरों में रहे। ये क्या है? घोषित आपातकाल या नहीं तो क्या है? उसके बाद अपने मनमर्जी से CNRC का कानून ले आए, उसमें जो है एक समुदाय को उन्होंने वर्जित कर दिया कि भाई इसके जो है हम इसको सिटीजनशिप नहीं देंगे, बाहर आएगा, बस बाकी सबको देंगे। तो उसके बाद जिन लोगों ने विरोध की आवाज़ उठाई, उनको जेलों में ठूक दिया। आपकी जो है ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आज भी कुछ लड़के जेलों में छिड़ रहे हैं। बहुत से लोग आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार कर लिए, आज जेलों में छिड़ रहे, यूएपीए लगा दिया। एक तो वो जो है डॉक्टर था, वो जो लखनऊ का कहाँ का था, उसको भी बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। और इसी तरीके से 3 कृषि कानून लिए है बगैर चर्चा करे। वो किसानों ने आंदोलन किया तो वो वापस लिए, तो अब जो है नया मंडी कानून लिया है प्रारूप, उसमें वो जो कृषि कानूनों वाले प्रावधान है सारे उसमें है। तो अब वक्फ बोर्ड पास कर दिया बगैर बहस के, बगैर डिस्कशन के। और आप देखोगे 3-4 हमले हमारे देश की सुरक्षा पे हुए,
हमारे उरी में हमला हुआ, 18 जवान मारे गए। उसके बाद पुलवामा में हमारे 42 जवान मारे गए, आज तक जांच। और फिर पहलगांव में हमारे जो पर्यटक थे, अब देखो किस निर्ममता से उन पर उनकी हत्या की गई। मणिपुर में, हाँ, मणिपुर में देखो आग लगी हुई है, पूरी तरह से 2 समुदायों को लड़वा दिया। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है और एक समुदाय के लोगों को जो है उनको ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसी तरह से आप देखोगे कि जो है एक कानून बना था हमारे देश में 1991 में कि आज़ादी के समय जो जिसके पास था, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को छोड़ के जो भी पूजा स्थल था वो उसी के पास रहेगा। उसके बाद आप देखो देश में कितनी मस्जिदों के नीचे मंदिर निकले आए और डिस्प्यूट पैदा हो रहा है देश में। तो ये कोई बोल ले तो वो जो है उसके ऊपर रेड डाल देते हैं, इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, और जो इनके लोग भ्रष्टाचार करते वो नजर ही नहीं आता। अब वो आसाम का मुख्यमंत्री का सबको पता है, अजीत पवार का सबको पता है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा का सबको पता है। वो दूध के दोहे हो गए, केजरीवाल भ्रष्ट हो गया, झारखंड वाला भ्रष्ट हो गया, उनको जेलों में डाल दिया। ये एक तरह से मतलब अघोषित आपातकाल लगा रखी है देश में। और बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े अखबार इनके साथ हैं, वो जनता की खबर नहीं देते, वो नैरेटिव चलाते हैं देश खतरे में है, देश खतरे में है। अरे भाई, देश खतरे में तो सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेवारी जो राज्य में है ना वही है, उसी की है। कोई सवाल पूछो तो ये देशद्रोही है, ये सेना का अपमान कर रहा है। उसके नेता कुछ भी कर दें, उसके नेता एक हमारे कर्नल जो लड़की है सोफिया, उसको आतंकवादियों की बहन बता दें, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज ना हो। कोई कह रहा है कि सेना और देश की जनता मोदी के चरणों में है। और ये हमारा सांसद तो बोल ही गया कि वो वीरांगनाएं नहीं थी, कायर महिलाएं थी। अरे भाई, वो वीरांगना नहीं थी, आप वीर बन जाओ ना, सिक्योरिटी गार्ड को कह दो आप मत जाओ मेरे साथ, मेरे को कोई खतरा नहीं है। तो ये इस तरह के बड़बोले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। एक प्रोफेसर ने कह दिया भाई सोफिया की एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उसी समुदाय की, और उसको जो ने UAPA लगा के अंदर कर दिया। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। ये आज जो प्रेस भी पूरी उनकी मदद कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके पक्ष में नैरेटिव बना रहा है। और वो लोग हैं आपातकाल का जो ना संविधान विरोधी दिवस वो मना रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जिन्होंने इमरजेंसी में माफिया मांगी। वो करें कि हम तो डेमोक्रेसी और संविधान के चैंपियन हैं। ये मानते हैं कि वो एक ब्लंडर था कांग्रेस पार्टी का, जो ने वो राहुल गांधी ने भी कहा है कि भाई वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और उससे हमें लेसन लेना चाहिए। और उसको प्रोपगेट करके ये क्या निकालना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तानाशाही है, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, उसको कभी सत्ता में नहीं लाना, ये कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा घोर जो ना तानाशाह हो, ऐसा नहीं लेना चाहिए। आज जो खतरे हैं संविधान को, लोकतंत्र को, हमारे संसदीय प्रणाली को, तुमने तो बॉन्ड जारी कर दिए बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके, और इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर तुम जो है लोगों को जो है वोट के बदले में पैसा दिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र नहीं है, पैसा तंत्र है, अर्थतंत्र बना दिया तुमने। और बड़े बड़े कॉरपोरेट के हक में निर्णय लागू कर रहे हैं कि बिजली भी उनको दे रहे हैं, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर भी उनको सौंप रहे हैं। अब ये रोड निकले, अच्छी बात है, लेकिन जगह जगह ये टोल लगा दिए। आप देखो आदमी 3 टैक्स देता है, रोड टैक्स भी देता है और पेट्रोल डीजल पर भी रोड टैक्स लगता है और जाते हुए ये भी पैसे देता है। तो अगर इतने पैसे कंपनियों को दिलाओगे तो रोड तो निकल गए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन जनता पर बोझ तो ज्यादा पड़ रहा है ना। आप देखो 2 टैक्स तो वाजिब है, गाड़ी खरीदता है तब टैक्स देता है आदमी, और रोड टैक्स ये आपके पेट्रोल डीजल पर भी लगता है, और तीसरा फिर ये जो है टोल लगा दिए। तो विकास हो लेकिन ज्यादा बोझ लोगों पर पड़े, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, वो ठीक नहीं है। हमारी विदेश नीति पूरी तरह बदल दी। आज देख लो आप, हमारा पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, जो जिस तरह से अब कह रहे हैं कल से भाई युद्ध विराम हो गया, अच्छी बात है। और वो भी ट्रंप साहब इशारे ले रहे हैं कि मैंने युद्ध करवा दिया और मैंने बंद करवा दिया। तो हमारी विदेश नीति का क्या रोल है? अगर पहले तो हमारी सरकार जो किसी गरीब देश पर हमला होता था, फिलिस्तीन का हम हमेशा से समर्थन करते आए हैं, और आज हमारा देश बोल नहीं रहा है इजराइल के साथ है। तो इसलिए हमारी विदेश नीति, अर्थनीति और हमारी जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार में और ज़्यादा जो है ना फंसती जा रही है। और ये सही बात है कि कॉरपोरेट का राज रहेगा और कॉरपोरेट के हक में नीतियां बनाई जाएंगी, तो भाई आपातकाल का डर भी बना रहेगा। आज भी पूरी तरह से आपातकाल का खतरा टला नहीं है, अर्ध फांसीवाद का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। हमें पिछला लेसन लेकर के हमें सजग और सचेत रहने की जरूरत है। कहीं हमारी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के संविधान
और ये देश में जो बोलने का हक है वो खत्म ना हो जाए। इसलिए ये जो चापलूसी चल रही है ना कॉरपोरेट मीडिया द्वारा, अखबारों द्वारा, ये ही ताकतवर बनाते हैं देश के जो है ताकतवर आदमी को, और वो फिर ज़्यादा घमंड में हो जाता है, तो वो कुछ न कुछ फिर उसी तरह के आपातकाल की खतरे बढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि यानी अघोषित न दिखने वाला आपातकाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो कि ये जो ना ये अभी पहलगांव में घटना हुई, चाहिए तो ये था कि हमारे गृह मंत्री विफल हो गए देश की सुरक्षा करने में। हमारे जो ने पर्यटक इस तरह से मारे गए, 3-3 हजार आदमी जाते हैं वहाँ, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। उसका इस्तीफा मांगने की जगह नैरेटिव बदल दिया। अब भाई पाकिस्तान तो उसकी शुरू से नीति है, तो धर्मबुद्ध के मारा ना। हाँ वो तो शुरू से उसकी नीति है, हमें सजग रहना चाहिए ना, उसको मौका क्यों देना चाहिए। चलो जी। हाँ। कमेंट साहब ने बताया काम किया कि बड़ी बारीकी से समझाने काम किया। अब कमेंट के माध्यम से बताना पक्का कि आज जो आपातकाल की बात कर रहे हैं कामरेड साहब, या उस आपातकाल की कितना फर्क था, क्योंकि आप सर्व हैं, जनता है। अब आपके कमेंट कुछ न कुछ बात डालने का असर जरूर करने का काम करेंगे। लेकिन जो मेरे शहर के अंदर जो रोड बना है, मन बड़ी खुशी हुई है। बाकी आज आपातकाल के ऊपर भाजपा के प्रोग्राम में है, पूरे प्रदेश के अंदर दिखाया जा रहा कि कांग्रेस राज में देश के प्रति ये आपदा आई थी, नेताओं के द्वारा लाई गई आपदा थी। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।